जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मैंने ये ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ठीक है, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये जो ब्राउज़र है ये मेरी प्राइमरी मेमोरी में है, और जबकि जो क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम, ये मैंने अभी ओपन नहीं किया है, तो ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको भी ओपन करूँगा तो ये भी मेरी प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, मेरे रैम में आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मेमोरी होती है ये टेम्पररी होती है। मतलब मान लीजिए कि आप वर्ड फाइल में कोई लेटर लिख रहे हैं, आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि जब ये कंप्यूटर में काम करो तो डेटा को सेव करते रहो, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो पूरा डेटा गायब हो जाएगा। तो वो इसीलिए बोलता है, क्योंकि अगर आप कोई लेटर बना रहे हैं और आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं तो वो आपका कहाँ पे है, वो आपका रैम में है। ठीक है, और जैसे ही आपने सेव किया उस डेटा को, जैसे ही सेव किया तो वो डेटा आपका कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, सेव करने के बाद जब वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में चला गया और उसके बाद अगर लाइट भी चली जाती है तो दोबारा लाइट आने पर आप उस डेटा को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया तो वो डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ आता है, रैम में आता है। और इसको लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी रोम की होती है, क्योंकि इसी रोम में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करते हैं। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में लोड हो जाता है तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है। उसके बाद में आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सी ड्राइव, डी ड्राइव आपने देखा होगा कंप्यूटर में। जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिस पीसी में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सी डी ई ड्राइव दिखेगा। ठीक है, यही हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। ये पार्टीशन लॉजिकल है ना, इसको हम लॉजिकल पार्टीशन कहते हैं। जब आप हार्ड डिस्क देखेंगे एक्चुअल में, तो एक्चुअल में हार्ड डिस्क में आपको ऐसा पार्टीशन दिखेगा, वो तो एक हार्डवेयर है ना। लेकिन लॉजिकली यही जो आप देख पा रहे हैं यही हार्ड डिस्क है ना, इसी में हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। और अगर आप हार्ड डिस्क को वैसे देखना चाहें कि रियल में हार्ड डिस्क कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए HDD है ना, तो हमें दिख जाएगा। देखिए ये हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इस तरीके से हार्ड डिस्क दिखता है, इसी में सारा डेटा स्टोर किया जाता है, जो कि परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है। इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 7 में आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, और साथ ही साथ CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर वे सभी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम टच भी कर सकते हैं, ऐसे पार्ट्स, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर्स के जिनको हम देख भी सकें और टच भी कर सकें। ठीक है, यहाँ पे टच करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन हम उन पार्ट्स को टच नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वहीं कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है। ठीक है, हमने चर्चा करी थी कि कंप्यूटर मतलब हर वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सके वो कंप्यूटर है। ठीक है, इस हिसाब से जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है। बिल्कुल सही, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है।
तो मोबाइल में क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं, ठीक है, सबके मोबाइल में ऐप्स होते हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जो हमारे मोबाइल में ऐप्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए हम इन ऐप्स को देख तो पा रही हैं, ठीक है, इन ऐप को हम देखते तो हैं ही, साथ में इन ऐप को हम टच भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे मोबाइल में इंस्टाग्राम होता है, ठीक है, उसी तरीके से व्हाट्सएप होता है, उसी तरीके से फेसबुक होता है और बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो जब हमें इंस्टाग्राम का उपयोग करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को टच करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन होता है और उसमें हम रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल करने के लिए भी हम लगातार इंस्टाग्राम को टच कर रहे होते हैं। तो आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनको हम देख तो पा रहे ही हैं, साथ में हम इनको टच भी कर पा रहे हैं। तो क्या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सारे हार्डवेयर हैं? नहीं, ये सारे हार्डवेयर नहीं हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्योंकि हम इन सारे एप्लीकेशंस को देख तो पा रहे हैं लेकिन हम इनको टच नहीं कर पाते। जब आप इंस्टाग्राम को टच करते हैं तो आप एक्चुअली में इंस्टाग्राम को टच नहीं कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं अपने मोबाइल की टच स्क्रीन को, ठीक है। आप किसको टच करते हैं? आप अपने मोबाइल की टच स्क्रीन को टच करते हैं, ना कि इंस्टाग्राम को टच करते हैं, ना कि व्हाट्सएप को टच करते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप में भी अगर अपने हाथ से अपनी उंगली से टच कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप को टच नहीं कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल के टच स्क्रीन को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल का टच स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, जो एप्लीकेशंस हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। टच स्क्रीन हार्डवेयर है और जो एप्लीकेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब आप उनको टच करते हैं तो आप उनको नहीं टच कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल के हार्डवेयर को, अपने मोबाइल के टच स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है, क्योंकि आप इसे देख भी सकते हैं और इसे आप टच भी कर सकते हैं। उसी तरीके से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर है। हम आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम हार्डवेयर को सिंपल शब्दों में समझते हैं। कंप्यूटर के वे सभी हिस्से जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जो बाहर से दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि जब आपका कंप्यूटर बंद है, ठीक है, बंद स्टेज में है, तो जो भी आप चीज़ें देख पा रहे हैं अपने कंप्यूटर में वो सारे क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और जब कंप्यूटर चालू होता है तो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पर जो भी आप देख पा रहे हैं वो सब क्या है? वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब अगर आपको समझ में आ गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं आज के हमारे पहले हार्डवेयर, जिसे हम कहते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सभी कैलकुलेशन, डिसीजन और प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होती है। जिस तरीके से हम ह्यूमंस के पास क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है, उसी ब्रेन से हम क्या करते हैं? हम सारे डिसीजन, कैलकुलेशन और सारी प्रोसेसिंग हमारी ब्रेन में होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर के पास, ठीक है, जब आप कंप्यूटर को देखते हैं, जब आप एक डेस्कटॉप को देखते हैं तो डेस्कटॉप आप कुछ इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे आपका मॉनिटर होता है, ये सीपीयू बॉक्स होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीपीयू बॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे ऐसा कीबोर्ड होता है ना, बटन्स होती हैं कीबोर्ड में, ऐसा माउस होता है। तो ये जो सीपीयू बॉक्स है, ठीक है, इसी सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है हमारा सीपीयू, है ना, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। अब आप सीपीयू मतलब ये जो बॉक्स है इसको आप सीपीयू मत मानिए, इसको हम सीपीयू बॉक्स कहते हैं। इस सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक ऐसी यूनिट जो कि प्रोसेसिंग का सेंटर है, मतलब जो कि सेंटर में है इस पूरे कंप्यूटर के, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सारी प्रक्रिया होती है। इसीलिए इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और शॉर्ट में हम इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सीपीयू यानी कि प्रोसेसर किस तरीके से दिखता है, किस तरीके का होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीपीयू, ठीक है, सीपीयू लिखूँगा मैं।
CPU लिखकर जब हम इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी इमेजेस दिख जाएंगी CPU की, जैसे कि आप यहाँ राइजन का CPU देख पा रहे हैं, ठीक है। और हम नीचे जाएंगे तो हमें इंटेल के CPU भी दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंटेल का CPU है। और ये एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, तो जो भी आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को जब आप ओपन करेंगे, CPU बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको अंदर ऐसा मदरबोर्ड दिखेगा, ठीक है। मदरबोर्ड दिखेगा, उस मदरबोर्ड के अंदर होता है ये CPU। मैं अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा CPU इनसाइड, है ना, मदरबोर्ड, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ऐसा मदरबोर्ड दिखेगा, उसके अंदर मुझे CPU दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस है, तो मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ऐसा मदरबोर्ड होता है पूरा, और यहीं पे ऐसा CPU का चिप होता है, प्रोसेसर होता है ये, और रैम भी यहीं पे होती है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो CPU इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड होता है ना। सर्किट होती है अंदर, उसके अंदर CPU होता है। तो जब भी आप कभी किसी कंप्यूटर को देखें खुला हुआ, तो आप इस CPU को लोकेट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहली बात तो हम CPU को ब्रेन कह रहे हैं, और सारी कैलकुलेशन, डिसीजन और प्रोसेसिंग CPU में ही हो रही है, ठीक है। अब कंप्यूटर के देखिए कुछ मुख्य भाग होते हैं। अब कंप्यूटर के मुख्य भाग हम अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ALU और CU होता है। हमने रजिस्टर्स की चर्चा नहीं करी थी, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है CPU के अंदर। आज की इस वीडियो में हम रजिस्टर्स के बारे में भी समझेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम CPU के मुख्य भाग कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जो CPU हमने देखा ना, आप इस CPU को अगर अंदर से तोड़ेंगे, खोलेंगे, तो ये आपको 3 भाग अंदर दिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये जो हम अभी 3 भाग देखने वाले हैं, ये हमें इसे लॉजिकली समझना होगा, ठीक है। जब आप इस CPU को तोड़ेंगे, है ना, जैसे ये देखिए ये CPU है ना, ये प्रोसेसर, ये देखिए, है ना। आप इसके अंदर जब देखेंगे ना, तो आपको ऐसा 3 भाग नहीं दिखेंगे कि यहाँ CU है, यहाँ ALU, यहाँ रजिस्टर्स है, ठीक है। आपको ऐसा सर्किट, आपको ऐसा ट्रांजिस्टर्स, आपको ICs, ये सब दिखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं आपको बना के दिखाता हूँ जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि CPU बॉक्स के अंदर, इस CPU बॉक्स के अंदर हमारा होता है CPU, ठीक है। CPU बॉक्स के अंदर CPU होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर के अंदर 3 भाग होते हैं। पहला होता है CU, ठीक है, मतलब कंट्रोल यूनिट। फिर होता है ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये होते हैं रजिस्टर्स। तो अगर आपको CU, ALU रजिस्टर्स देखने हो, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप प्रोसेसर को तोड़ रहे हैं और अंदर आपको CU, ALU रजिस्टर्स दिखेंगे। रजिस्टर्स दिख जाएंगे, लेकिन CU और ALU जो है वो सर्किट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो इसलिए इसको हम लॉजिकल डायग्राम कहते हैं, कि हम लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि CU क्या करता है, ALU क्या करता है, और रजिस्टर्स क्या करता है। तो अब हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ALU को। ALU को फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो ALU करता है, सारे जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो ALU करता है, ठीक है। जैसे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, ठीक है, यह तो आपको कंपैरिजन करना हो 2 डिजिट्स, 2 नंबर्स, 2 अल्फ़ाबेट के बीच में, तो आप क्या करते हैं, ALU का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको 10 + 20 करना है, आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा ALU, ठीक है। उसके बाद में बात रही CU की, तो CU को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। नाम से समझ में आ रहा है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता होगा ये CU। सभी पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है कौन, CU, कंट्रोल यूनिट। बताती है कि कौन सा काम कब करना है, मतलब कंट्रोल यूनिट ही बताती है सारे कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को, इवन कीबोर्ड, माउस, सबको बताती है कौन, ये CU, ठीक है, कि कब किसको कौन सा कार्य करना है। तो जैसे कीबोर्ड से इनपुट लेने का कार्य किसका है, CU का है, मतलब CU के आदेश पर ही कीबोर्ड जो है इनपुट लेता है और मेमोरी में भेजता है कौन, CU ही कीबोर्ड से लिए गए डेटा को कहाँ भेजता है, मेमोरी में, और मेमोरी में जाने के बाद CU ही आदेश देता है आउटपुट डिवाइस को उस डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा भी था कि जो CU होता है उसको हम मैनेजर की तरह मान सकते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में जो काम मैनेजर का होता है वही काम CU करता है, कंट्रोल यूनिट। और जो ALU है वो कौन है, वो एम्प्लॉय है,
ठीक है, एम्प्लॉय है जो कि एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। तो ALU हो गया, आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। और जो CU है वो क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स। CPU के अंदर बहुत छोटी मेमोरी होती है, डेटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करता है कौन, रजिस्टर्स। तो जब ALU कैलकुलेशंस करता है तो कैलकुलेशन करने के लिए उसको कुछ डेटा कभी कभी टेम्पररी स्टोर करने होते हैं, तब ALU जो है इन रजिस्टर्स की सहायता लेता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन के दौरान डेटा को तुरंत पकड़कर रखना, मतलब जब ALU कैलकुलेशन कर रहा होता है तब उसे डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तब रजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कंप्यूटर हार्डवेयर को समझते हैं, जो कि है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में क्या होता है, डेटा को याद रखने की जगह, मतलब मेमोरी में ही हम सारे डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी में डेटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में क्या क्या होता है, डेटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेशन होनी है CPU के अंदर, ठीक है। क्या होनी है कि 20 + 30 = 50। तो अब यहाँ पे देखिए जो डेटा है वो ये 20 और 30 क्या है, हमारे पास डेटा है, ठीक है। और हमें इस डेटा के साथ क्या करना है, हमें इस डेटा के साथ क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, निर्देश है। निर्देश क्या है, निर्देश ये है कि दिए हुए डेटा को ऐड करो, दिए हुए डेटा को ऐड करो, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। और ये जो 50 आंसर आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। ये क्या है, रिज़ल्ट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर की जाती हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं मेमोरी में, ठीक है। डेटा को भी, इंस्ट्रक्शन को भी और रिज़ल्ट को भी कहाँ स्टोर किया जाता है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब मेमोरी देखिए 2 तरह की होती है, मेमोरी को मैं यहाँ बना देता हूँ। जो मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो अब देखिए मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रीज़न है। प्राइमरी मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कौन सी मेमोरी थी, प्राइमरी। ये प्राइमरी है मेमोरी, हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो CPU है वो इसी से बात करता है, जो प्रोसेसर है वो इसी से बात करता है, अब किससे, प्राइमरी मेमोरी से, इसीलिए हम इस मेमोरी को क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी से जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जिस मेमोरी से जो CPU है बहुत कम कम्युनिकेट करता है, वो तभी इस मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा जब यहाँ पे उसको डेटा नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मतलब जो CPU है पहले प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, कोशिश करेगा कि यहीं पे सारा काम हो जाए, लेकिन कभी कभी प्राइमरी मेमोरी में जब कोई डेटा नहीं मिलता तब जो CPU है वो सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारी CD हो गई, हमारी SSD हो गई, ठीक है, और हमारी पेन ड्राइव हो गई, ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो जो CPU होता है उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो रैम होता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिल रहा है तब CPU जो है कम्युनिकेट करता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ में, ठीक है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी कह रहे हैं। तो हम समझते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी को, और प्राइमरी मेमोरी में हम समझते हैं पहले रैम को। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी होती है और कंप्यूटर बंद होते ही डेटा डिलीट हो जाता है। तो जो रैम होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि रैम में बस वही डेटा रहता है जो अभी करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके मोबाइल से अगर इस बात को समझे तो जो भी ऐप आप तुरंत अभी रन कर रहे हो, जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो, वो ऐप हमारे प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, ये रैम में होते हैं। और जो भी ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मैंने ये ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये जो ब्राउज़र है ये मेरी प्राइमरी मेमोरी में है, और जबकि जो क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम, ये मैंने अभी ओपन नहीं किया है, तो ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको भी ओपन करूँगा तो ये भी मेरी प्राइमरी मेमोरी में
आ जाएगा, ठीक है, मेरे रैम में आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मेमोरी होती है ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी होती है मतलब कि यहाँ पे डेटा थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वापस कहाँ चला जाता है, यहीं पे चला जाता है, कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। इसे टेम्पररी मतलब जब काम है तो यहाँ पे आएगा, नहीं है तो यहाँ पे चला जाएगा। और कंप्यूटर बंद होते ही डेटा डिलीट हो जाता है। तो जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो रैम पूरा हमारा खाली हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए टाइपिंग किया हुआ वर्ड फाइल सेव करने से पहले, मतलब मान लीजिए कि आप वर्ड फाइल में कोई लेटर लिख रहे हैं, आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि जब भी कंप्यूटर में काम करो तो डेटा को सेव करते रहो, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो पूरा डेटा गायब हो जाएगा। तो वो इसीलिए बोलता है, क्योंकि अगर आप कोई लेटर बना रहे हैं और आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं तो वो आपका कहाँ पे है, वो आपका रैम में है, ठीक है। और जैसे ही आपने सेव किया उस डेटा को, जैसे ही सेव किया तो वो डेटा आपका कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद जब वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में चला गया और उसके बाद अगर लाइट भी चली जाती है तो दोबारा लाइट आने पर आप उस डेटा को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया तो वो डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो रैम में था और रैम में जैसे ही लाइट गई तो पूरा डेटा ख़त्म हो गया, है ना। तो इसलिए जो रैम है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसके बाद एक और प्राइमरी मेमोरी है रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो ये परमानेंट मेमोरी होती है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस यहीं पे होते हैं। तो जो रोम होता है इसका डेटा एक बार जो लिखा जाता है वो डिलीट नहीं होता, क्योंकि जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो रोम में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे पास एक कंप्यूटर है ना। अब इस कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इस कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर ब्लैंक है, बंद है। और जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही आपने कंप्यूटर में बटन दबाई, कंप्यूटर को स्टार्ट किया, तो मैंने क्या बोला कि जब कंप्यूटर बंद है तो जो रैम है ये पूरी की पूरी खाली है, रैम पूरी खाली है, कुछ नहीं है रैम में, सब कुछ कहाँ पे है, सब कुछ है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो आपका जो हार्ड डिस्क होगा इस कंप्यूटर के अंदर, जो हार्ड डिस्क होगा, इस हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन, जैसे कि आपका विंडोज़, जैसे कि मैं भी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है, मेरी हार्ड डिस्क में है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में है। जब कंप्यूटर बंद है तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर को ऑन किया तो सबसे पहले ये जो रोम है, ये रोम, इसका काम क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लाना, क्योंकि हमको पता है कि रैम में क्या होता है, जो भी चीज़ें अभी करेंटली रन हो रही हैं वो रैम में होती हैं। तो जैसे ही आपका सिस्टम चालू होगा तो सबसे पहले आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना चाहिए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो आप उसके ऊपर बाकी सॉफ्टवेयर चलाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, जब आपका मोबाइल बंद होता है, ठीक है, तो खाली है, कुछ नहीं दिखता, पूरा ब्लैंक होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता होगा ऐसे एंड्रॉयड ऐसा लिख के आता होगा। मतलब आपके मोबाइल को ऑन होने में 10-15 सेकेंड का टाइम लगता है ना। वो जो टाइम लगता है 10-15 सेकेंड का, उसको हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस मतलब होता है कि जो ये एंड्रॉयड है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये कहाँ होता है, ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। कहाँ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी। आपके मोबाइल में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब होता है आपका रैम, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब होता है रोम या तो हार्ड डिस्क जिसमें कि आपका पूरा डेटा स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो जब आपका मोबाइल बंद है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी में है। लेकिन जब आप मोबाइल ऑन करते हो तो आपके मोबाइल में सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना। तो जब आप मोबाइल ऑन करते हो तो आपको एंड्रॉयड का लोगो इसीलिए दिखता है क्योंकि एंड्रॉयड जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा होता है, या आप उससे कहिए लोड हो रहा होता है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में लोड हो रहा होता है। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में आ गया तो अब आपका मोबाइल चालू हो गया, ठीक है। अब आप जो भी ऐप ओपन करोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ओपन करोगे, तो वैसे ही कंप्यूटर में होता है,
ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ आता है, रैम में आता है। और इसको लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी रोम की होती है, क्योंकि इसी रोम में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है, जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करते हैं। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में लोड हो जाता है तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है। उसके बाद में आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, बूटिंग प्रोसेस। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस बहुत डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बूटिंग प्रोसेस को आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस आप इतना समझिए कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो जो भी रनिंग प्रोग्राम होते हैं वो रैम में स्टोर किए जाते हैं। रोम में वो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे रैम में मतलब प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट स्टोरेज के लिए उपयोग करते हैं। अगर हमें कोई डेटा परमानेंटली स्टोर करना हो तब हम उसको कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज में रखेंगे। एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क में सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि आपकी एसएसडी कहलाती है, बहुत फास्ट होती है हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो इनमें जो आप डेटा रख दोगे वो डेटा हमेशा के लिए इनमें स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले हार्डवेयर कंपोनेंट को, अगले हार्डवेयर डिवाइस को, जिसको हम डिस्प्ले या मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने मॉनिटर देखा होगा। अगर आपने मॉनिटर नहीं देखा तो आपने अपने घर में टीवी देखी होगी, ठीक है। जैसे टीवी होती है वैसे ही मॉनिटर होता है। आउटपुट दिखाने वाला काम करता है कौन, मॉनिटर। मॉनिटर हमें विजुअल आउटपुट दिखाता है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब स्क्रीन पर दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या रिजल्ट देख रहे हैं तो आप मॉनिटर में दिख रहे हैं। इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस मतलब कि जैसे अगर आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर आपने देखा होगा, ये फोटोकॉपी मशीन देखा होगा, तो इसमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट निकल जाता है, कोई पेज निकला इसमें से और उसमें कुछ लेटर वेटर वैसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो हार्ड कॉपी, आप इसको हार्ड कॉपी बोलते हो। तो उसी तरीके से अगर ये जो लेटर है ये आपके कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, लेटर आपके कंप्यूटर के अंदर है, तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, क्या बोलते हो, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉनिटर या डिस्प्ले, जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद एक और कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने के लिए होता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं और हम कमांड इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी तरह का कमांड दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। अब कीबोर्ड में बहुत तरह की कीज़ होती है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, नंबर की होती है, फंक्शन की होती है, कंट्रोल की होती है, ठीक है, बहुत तरीके की कीज़ होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो कौन कौन टाइप की होती हैं। कीज़ इन कीबोर्ड, ठीक है, आप इस तरीके से किसी भी सर्च इंजन में टाइप कर सकते हैं और इमेजेस देख सकते हैं। इमेजेस से हमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, ये देखिए ये कीबोर्ड है और यहाँ पे देखिए कितने तरीके की कीज़ हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे नंबर कीज़ है, यहाँ पे फंक्शन कीज़ है, एस्केप कीज़ है, ठीक है, ऑल्ट की, विंडोज़ की, है ना, हर तरह की कीज़ है। ये बीच में जो है ये अल्फ़ाबेट कीज़ है, ठीक है। तो हम इमेज में भी कीबोर्ड को देख सकते हैं। आप भी अपने मोबाइल में, आपको जो भी डिवाइस समझ में ना आए, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, तो आप इस तरीके से इमेजेस देख सकते हैं। इमेज देखने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, टाइपिंग करना, मतलब कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और शॉर्टकट कमांड देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कमांड मतलब कि कोई काम करने के लिए शॉर्टकट कमांड्स होते हैं, उनका भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अगला हार्डवेयर जो डिवाइस हमारे पास वो है माउस, पॉइंटर कंट्रोल डिवाइस हम इसे कहते हैं। ये जो पॉइंटर जो अभी आप देख रहे हैं इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसे माउस से करते हैं। माउस से हम स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करते हैं, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। मैं इस कर्सर को माउस से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्लिक डबल क्लिक आपको पता होगा, है ना। अगर आप एक बार लेफ्ट वाला जो बटन है उसको दबाएंगे तो सिंगल क्लिक, दो बार दबाएंगे तो डबल क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप
ऐसा कुछ है ना, ये इसको ड्रैग करना कहते हैं। और जब आप कहीं इमेज अपलोड करते हैं तो आप जाके वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी प्रोसेस होता है, जब आप इसे करके देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो माउस से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर ओपन कर सकते हैं, फाइल मूव कर सकते हैं। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है वो है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे परमानेंट स्टोरेज डेटा स्टोरेज हम कहते हैं। तो हार्ड डिस्क में क्या क्या स्टोर होता है, देखिए हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, फाइल स्टोर होती हैं, वीडियोस सॉन्ग्स स्टोर्स होते हैं, है ना। एग्जांपल देखिए C ड्राइव, D ड्राइव आपने देखा होगा कंप्यूटर में। जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिस PC में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए C D E ड्राइव दिखेगा, ठीक है। यही हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। ये पार्टीशन लॉजिकल है ना, इसको हम लॉजिकल पार्टीशन कहते हैं। जब आप हार्ड डिस्क देखेंगे एक्चुअल में, तो एक्चुअल में हार्ड डिस्क में आपको ऐसा पार्टीशन नहीं दिखेगा, वो तो एक हार्डवेयर है ना। लेकिन लॉजिकली यही जो आप देख पा रहे हैं यही हार्ड डिस्क है ना। इसी में हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। और अगर आप हार्ड डिस्क को वैसे देखना चाहें कि रियल में हार्ड डिस्क कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए HDD है ना, तो हमें दिख जाएगा। देखिए ये हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। इस तरीके से हार्ड डिस्क दिखता है, इसी में सारा डेटा स्टोर किया जाता है, जो कि परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जैसे कि हमने इसको देख लिया। उसके बाद अदर पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब समझ लीजिए, पेरिफेरल मतलब होता है जो कि आसपास के डिवाइस होते हैं, मतलब कंप्यूटर के आसपास के डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर के आसपास और कौन होता है, प्रिंटर होता है जिससे हम हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। उसके बाद स्कैनर होता है जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं, मतलब पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल बना सकते हैं हम, है ना। स्पीकर होते हैं कंप्यूटर के आसपास जो कि साउंड आउटपुट देता है। स्पीकर आप में से मैक्सिमम लोगों के पास होगा। माइक्रोफोन जिससे हम वॉइस इनपुट देते हैं, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन का उपयोग होता है। उसके बाद में वेबकैम होता है जो कि वीडियो इनपुट देता है, जैसे कि आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है, ठीक है, वो वेबकैम की तरह ही होता है। हम उससे क्या करते हैं, वीडियो इनपुट लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऑनलाइन क्लास लेनी हो या वीडियो कॉल करना हो तब हम वेबकैम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट को अब एक बार हम सबको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि CPU के बारे में हमने पढ़ा, तो CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो याद रखने के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड माउस का उपयोग इनपुट डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है। और हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स ही होते हैं। CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर्स। रैम जो होता है वो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग होता है, और जो रोम होता है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है जिसमें आज हमने इतनी सारी बातें सीखी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको मोर बटन दिखेगी, ठीक है, मोर नाम की बटन दिखेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे जब आप गूगल ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स का फोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर ही मैं सारे लेक्चर्स के नोट्स को अपलोड करूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।